नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी अगले हफ्ते में, जहां हम आपको कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देंगे। साथ ही कमोडिटी मार्केट में अगले हफ्ते की ट्रेडिंग रणनीति बनाने में भी हम आपकी मदद करेंगे। कमोडिटी मार्केट में बाजार को समझने के साथ साथ रणनीति बनाना भी बेहद ज़रूरी है। बात चाहे सोने चांदी की हो, बेस मेटल्स की हो या फिर एग्री कमोडिटी की, ट्रेडिंग की बारीकियों को समझने से जोखिम तो कम होता ही है, आपके लिए मुनाफे के रास्ते भी खुल जाते हैं। इस हफ्ते कमोडिटी बाजार के अनुभव के आधार पर अगले हफ्ते की शानदार ट्रेडिंग की रणनीति बनाने में हमारे एक्सपर्ट्स आपकी पूरी तरह मदद करेंगे। सबसे पहले अपने मेहमानों से हम आपका परिचय करवाते हैं। रविंद्र राव हैं हमारे साथ, कोटक सिक्योरिटीज से अजय केडिया जी हैं, केडिया कमोडिटी से, और इक्विटी मास्टर से विजय भंबानी जी हैं। आप तीनों मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। साथ ही आप हमसे सवाल भी पूछ सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। आप हमारे नंबर 9136934058 पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करें। अपना नाम, अपने शहर का नाम और फिर कमोडिटी से जुड़े हुए ही सिर्फ सवाल पूछे। साथ ही फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए भी सवाल पूछ सकते हैं। चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात आज चांदी की करेंगे, क्योंकि जिस तरह की रैली चांदी में देखने को मिली है, इसके बाद अब क्या उम्मीद करें। 14 अक्टूबर को 55,000 के आसपास चांदी थी, अब 62,500 के आसपास चांदी चली गई है इस हफ्ते। क्या अगले हफ्ते इस तरह की रैली दिखेगी और क्या करना चाहिए, किन स्तरों पर एंट्री करनी चाहिए? रविंद्र जी, सबसे पहले आप क्या सलाह देंगे चांदी के निवेशकों को? गुड आफ्टरनून विश्व मोहन जी। मेरे हिसाब से गोल्ड सिल्वर दोनों ही एक रेंज से बाहर निकल गया है अभी, और जो डॉलर में वीकनेस हमने देखा है स्पेशली आफ्टर द सीपीआई डेटा। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि नॉन फार्म पेरोल्स डेटा के बाद ही हमने गोल्ड सिल्वर में एक अपमूव देखा था। उसे और स्ट्रेंथन किया है सीपीआई डेटा ने, क्योंकि इन्फ्लेशन पे सबकी नज़र थी और इन्फ्लेशन थोड़ा सा ईज आउट हुआ है, जिसकी वजह से ये अभी एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है कि फेड का जो दिसंबर मीटिंग और जो 2023 में जो फर्स्ट 2 मीटिंग होगा, उसमें फेड का जो रेट हाइक पेस है दैट विल स्लो डाउन, और उस वजह से गोल्ड और सिल्वर दोनों को ही एक पुश मिला है। इनफैक्ट आई वुड से कि सारे कमोडिटीज़ को पुश मिला है, क्योंकि डॉलर में हमने एक बिकवाली देखी है, और डॉलर में जैसे हमने पिछले वीक भी कहा था कि 109-109.50 का सपोर्ट है डॉलर इंडेक्स में। अगर वो निकल जाता है तो वी माइट सी डॉलर इंडेक्स गोइंग डाउन टिल 107.50, और वो अभी हो चुका है। उस वजह से गोल्ड और सिल्वर दोनों को ही सपोर्ट मिला है। हालांकि गोल्ड सिल्वर दोनों को देखें तो आई थिंक गोल्ड को ज़्यादा पुश मिला है, क्योंकि सिल्वर में ऑलरेडी एक रनअप आया था, और सिल्वर इंटरनेशनल में कॉमेक्स सिल्वर में 21.78 21.80 का 252 डे मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस है, तो उसे ब्रीच करना बहुत ज़रूरी है। उसके ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग प्राइसेस माइट गो अप टिल $23 से लेकर $23.50 तक आ सकता है। सिमिलरली अगर एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में इट इज ऑलरेडी ट्रेडिंग अबाउट द 252 डे मूविंग एवरेज, तो हमें लगता है कि 61,000 का अभी एक सपोर्ट बन जाएगा, जो कि पहले रेजिस्टेंस था, तो वो एक बाइंग जोन होगी सिल्वर में। और अपसाइड जो है दैट कैन एक्सटेंड टुवर्ड्स 63,500 टू 64,000, इसलिए हमारा जो वीकली कॉल भी है दैट इज आल्सो टुवर्ड्स बाइंग। 61,000 के आसपास बाई कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस 60,000, और अपसाइड जो है वो 64,000 तक का ले सकते हैं। तो हमें लगता है कि जो पिछले वीक में जो राइस था सिल्वर में, आई थिंक दैट विल कंटिन्यू गोइंग अहेड इन द कमिंग वीक ऑल्सो, और 2-3 हज़ार पॉइंट का अपमूव हम चांदी में एमसीएक्स पर देख सकते हैं। ₹1,000 की तेजी और दिख सकती है, और अगले हफ्ते के लिए तेजी की कॉल है रविंद्र जी की। 61,000 पे चांदी खरीदने की सलाह दे रहे हैं 64,000 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस इस कॉल में 60,000 का ज़रूर लगा लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल काउंटर है। विजय जी, आप क्या सलाह दे रहे हैं गोल्ड और सिल्वर के ट्रेडर्स के लिए? अगले हफ्ते की किस तरह की रणनीति बनाने की सलाह है आपकी? शुक्रिया मुझे अपने शो में शामिल करने के लिए। जैसा मैंने आपके शो पर पिछली बार भी कहा था, एक रणनीति होती है यूएस फेडरल रिजर्व की इलेक्शन के चलते। 7 नवंबर 2022 को यूएस में मिड इलेक्शंस हुए हैं। हमने ये बरसों से या दशकों से देखा है कि एक सूची बनती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जिसे कहते हैं। इलेक्शन से पहले हर गवर्नमेंट ये चाहती है कि डॉलर मजबूत हो,
इन्फ्लेशन नीचे आए, इकोनॉमिक आर्थिक जो डेटा है जैसे बेरोजगारी है, महंगाई दर है, वो नीचे लाए जाते हैं, गोल्ड और सिल्वर को दबाया जाता है, डॉलर मजबूत होने से वैसे ही कमोडिटी के दाम दब जाते हैं और कच्चे तेल और गैस के दाम दबाए जाते हैं। और जब इलेक्शन पूरा हो जाता है, अब जैसे ये मिड टर्म इलेक्शन पूरा हुआ है, तो आप देखेंगे यूएस डॉलर इंडेक्स DXY उसमें गिरावट आना शुरू हो गई। उसके चलते आपको महंगाई दर बढ़ते दिखेगा, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, नेचुरल गैस के दाम बढ़ते दिखेंगे। तो मुझे लगता है ये जो एक स्प्रिंग की तरह दबाए गए थे गोल्ड और सिल्वर के दाम, ये अब बढ़त के एक दायरे में आएंगे और जहां आने वाले सप्ताह की रणनीति है कारोबार करने की, तो मेरा नजरिया थोड़ा सा ज्यादा रिलैक्स्ड है, थोड़ा लंबे अवधि का है। लंबे अवधि यानी बहुत कोई महीनों का नहीं है, ये हो सकता है आपको 10-15 दिन ही में लक्ष्य मिल जाएं अपने। मैं चाहूंगा कि मेरे दर्शक जो हैं वो चांदी को 62,600 62,600 के ब्रेकआउट के बाद खरीदें। अभी निचले स्तर पर आपको सस्ता मिल रहा है, ये वजह से ये ब्रेकआउट नहीं होता है। टेक्निकली स्पीकिंग इस स्तर को ये जो अड़चन है, ये रुकावट है, इसे पार करने के बाद आप खरीदें और एक स्टॉप लॉस जो है वो लगाएं 61,150 का, और टारगेट जो है जैसा मैंने कहा ये थोड़ा सा समय आपको लग सकता है, 66,000 का लक्ष्य है। और हो सकता है आज शुक्रवार है तो ये ट्रेड आपकी ट्रिगर शायद आज ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, आने वाले सप्ताह में सोमवार मंगलवार को ये ट्रेड ट्रिगर होगी, ऐसा मेरा मानना है। यानी अगर आपको चांदी खरीदना है तो 62,600 के ऊपर खरीदे, जो ब्रेकआउट लेवल जो इन्हें टेक्निकली लगता है इसके ऊपर खरीदने की सलाह है। फिर आप 66,000 के टारगेट के लिए भी आप पोजिशनली यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। सर 66,000 का जो आपने टारगेट दिया है विजय जी, इसके लिए टाइम फ्रेम क्या है, कितना इंतजार करना होगा? मुझे लगता है ये 2 सप्ताह के आसपास लक्ष्य जो है ये मिल पाएगा दर्शकों को। ओके, यानी 2 हफ्ते का व्यू रखे, हो सकता है उसमें नीचे की तरफ भी भाव डिप भी दिखे, तो इसलिए घबराइएगा नहीं। जो भी स्टॉप लॉस इन्होंने बताया है उस स्टॉप लॉस को आप फॉलो कर सकते हैं। केडिया जी, बुलियन मार्केट को लेकर आपका व्यू क्या है अगले हफ्ते के लिए? नमस्कार विष्णु जी। नमस्कार सर। देखिए, मुझे भी लगता है कि सोना चांदी काफी तेज है और डेफिनेटली मैं विजय जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि अभी जो होराइजन बुलियन के लिए स्टार्ट हुआ है ये मुझे याद दिलाता है 2008 के लिए। तो बिल्कुल अगले हफ्ते के लिए तो इमीडिएट हम टारगेट 63-200 देख सकते हैं, उससे पहले एक पुल बैक पॉसिबल है। बट मैं अभी भी विषय को सलाह दूंगा कि जो मैं दिवाली पे मैंने एज ए टॉप पिक दिवाली पे मैंने चांदी को पकड़ा था 85,000 के लिए, मैं अभी भी बिल्कुल उस पे अड़ा हूं कि अभी भी इन्वेस्ट करके चलिए, मौका है। चांदी में काफी बेहतरीन रिटर्न मिलेंगे आने वाले दिनों में और सोने में भी। बट अगले हफ्ते की अगर प्योरली अगर हम बात करते हैं तो मुझे लगता है थोड़ा एक पहले करेक्शन रहेगा, उसके बाद ये तेजी बनेगी। जो ऊपर में मुझे लगता है 63-200 तक का ही लेवल लग रहा है अगले हफ्ते के लिए। वहीं अगर सोने की भी बात करें तो हमने 52,000 के ऊपर अच्छे से होल्ड करते हुए देख रहे हैं, बट 52,850-900 का एक वर्टिकल रेजिस्टेंट रहेगा, तो थोड़ा बहुत पुल बैक पॉसिबल है मार्केट में। बट अभी जो भी गिरावट आएगी अगले 2-5 दिनों के अंदर, इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए चांदी पे नजर रखिए, चांदी लेके चलिए। मुझे लगता है 85,000 के जो टारगेट्स दिए थे वो इजीली अचीवेबल रहेंगे 2023 के फर्स्ट हाफ के अंदर। बेस मेटल्स की चाल पर नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि हफ्ते के आखिर आते आते सारे ही बेस मेटल्स में ज़बरदस्त तेज़ी दिख रही है। जिंक देखिए 270 के ऊपर चला गया है, एल्युमिनियम 208-9 रुपए के आसपास पहुंच गया है, कॉपर की बात करें तो 700 के आसपास पहुंच गया है। तो अच्छी तेज़ी अब यहाँ से वापस से दिख रही है। क्या ये तेज़ी अगले हफ्ते भी दिखेगी? रविंद्र जी, बेस मेटल्स में क्या पसंद आ रहा है अगले हफ्ते के हिसाब से? अगर किसी को पोजिशनल नज़रिया रखना है बेस मेटल्स में तो क्या खरीदे या क्या बेचना चाहिए अब? वेल विश्वमोहन जी, मेरे हिसाब से पूरे बेस मेटल्स पैक में आई थिंक कॉपर मेरा बेस्ट पिक रहेगा, क्योंकि कॉपर में एक ट्रायंगल ब्रेकआउट हमने देखा है टेक्निकली, और अगर हम फंडामेंटली भी देखें तो फंडामेंटली कॉपर काफ़ी टाइम से एक रेंज में बाउंडेड था, और अभी एलएमई स्टॉक्स भी काफ़ी डाउन हो चुके हैं। और चाइना से भी जो स्पेकुलेशन चल रहा है, आई वुड नॉट से इट्स अ न्यूज़, बट देयर इज अ स्पेकुलेशन कि कभी भी जो इनका जीरो कोविड पॉलिसी है वो थोड़ा सा ईज आउट हो सकता है। हालांकि अभी वहाँ पे अभी भी केसेस बढ़ रहे हैं, तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग इट्स अ स्पेकुलेशन, बट हो सकता है कि इन द नियर टर्म ये हो, और उस वजह से
डिमांड बढ़ने की होप्स में कॉपर में हमने एक अप मूव देखा है, प्लस डॉलर में जो वीकनेस है आई थिंक दैट इज सपोर्टिंग द एंटायर बेस मेटल्स बैक। तो कॉपर में मेरे हिसाब से 725 का लेवल वेरी मच पॉसिबल है इन द कमिंग वीक। ट्रायंगल ब्रेकआउट हुआ है और ट्रायंगल ब्रेकआउट के बाद जो अपसाइड रेजिस्टेंस है 252 डे मूविंग एवरेज का, वो करीब 725 के आसपास आ रहा है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई एम गिविंग दिस 725 एज द टारगेट। ट्रायंगल ब्रेकआउट जो है वो अराउंड 680 679 680 682 के आसपास हुआ है। तो मेरे हिसाब से कोई भी थ्रो बैक इसमें आता है, अभी तो ये ऑलमोस्ट 700 के करीब चल रहा है, तो आई थिंक कोई भी थ्रो बैक आता है टुवर्ड 690 692, आई थिंक इट वुड बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। 678 का एक सपोर्ट बन रहा है इसमें, उसका स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। और 725 का टारगेट अगर 725 के ऊपर सस्टेन करता है तो और ऊपर जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि 725 पे एक बार गेन्स कैप हो सकते हैं, उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा। चलिए कुछ सवाल जवाब भी ले लेते हैं, कॉपर से जुड़े हुए कई सवाल भी है, लेकिन उससे पहले एक कॉल जाना ज़रूरी था, तो रविंद्र जी से हमने एक कॉल ले लिया। तो 692 पे ख़रीदना है 725 के टारगेट के लिए, और 678 का स्टॉप लॉस भी यहाँ पर आप लगा लीजिएगा। हमारे साथ जो दर्शक है मयंक गुप्ता हैं यूपी से। कॉपर इनके पास 4 लॉट है, 673 रुपये में ख़रीदा है, अच्छा मुनाफा हो रहा है, अब क्या करना चाहिए? विजय जी क्या सलाह देंगे इनको? देखिए, जैसे मैंने कहा, इलेक्शन के बाद यूएस डॉलर इंडेक्स में देखा गया है हिस्टोरिकली गिरावट आती है, जिसकी वजह से कमोडिटीज के दाम बढ़ते हैं। अब कॉपर में 682 683 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं, वो इंट्राडे बेसिस का नहीं होगा। जब तक 682 के नीचे दाम बंद नहीं होता है किसी सेशन में, किसी सत्र में, तब तक आप इसमें तेजी के सौदे बनाए रखिए, और जैसे जैसे दाम में मौजूदा से बढ़त आती है, अपना स्टॉप लॉस जो है उसे बढ़ाते रहें, जैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहते हैं। तो ऐसे होगा कि किसी दिन अकस्मात अगर दाम में गिरावट आ भी जाती है तो आपके प्रॉफिट जो है वो लॉस में कन्वर्ट नहीं होंगे। और मैं रविंद्र जी के बात से इत्तेफाक रखता हूं कि 725 के आसपास का दाम हम देखने की पॉसिबिलिटी देख सकते हैं। हो सकता है उसके पहले एक छोटा सा डिप आए, करेक्शन तो आते रहते हैं, क्योंकि आपने जो 3 धातुओं के नाम बताए, कॉपर, एल्यूमिनियम और जिंक, इन तीनों में अगर कंपेयर करें, एक कंपैरिजन देखते हैं, तो कॉपर का चार्ट जो है इन तीनों में सबसे ज्यादा मजबूत लग रहा है। फिलहाल मोमेंटम यहीं पर है, तो बने रहने में समझदारी है। डिप दिख सकते हैं आपको, तो डिप को खरीदारी के तौर पर देख सकते हैं, लेकिन जो भी खरीदे बिना स्टॉप लॉस के नहीं खरीदे। स्टॉप लॉस बताए हैं एक्सपर्ट्स ने, उसका फॉलो भी करें। अब केडिया जी आप भी बता दीजिए, क्रिश हैं दिल्ली से, इनका सवाल भी कॉपर पर ही है, तो आपकी राय कॉपर को लेकर क्या है? क्या आप दोनों एक्सपर्ट से सहमत हैं क्या? मेन अभी जो ड्राइवर है पूरे बेस मेटल के लिए, तो वो मुझे लगता है कि चाइना है। ऑलरेडी हमने देखा लास्ट वीक भी ऐसी न्यूज थी कि चाइना ओपन अप है, फिर बाद में क्लोज डाउन था, तो मार्केट कंसोलिडेट करने के बाद अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है। तो आई थिंक हायर साइड पे मुझे लगता है कि 710 715 इनिशियली एक अच्छा कैप रहेगा, यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि जनवरी 22 तारीख से चाइना मार्केट में हॉलीडे रहेगी न्यू ईयर के चलते। तो जनरली हम ये देखते हैं कि नवंबर और दिसंबर में एक बाइंग एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो आई थिंक जो ये बड़ा रैली हो चुका है, तो एक पुल बैक पॉसिबल है, तो उसके ऊपर ध्यान रखिए। अगर इमीडिएट टारगेट्स की बात करें तो मुझे टेम्पररी तो 710 लग रहा है, बट पॉसिबल है हम वापस एक पुल बैक देखें, उस पुल बैक पे एंट्री बनती है जो 720-25 के लेवल हम दिसंबर मिड तक देख पाएंगे। टाइमिंग 710 तक का ही टारगेट लेके चलना चाहिए। इसके बंसल है ग्वालियर से, लेड है इनके पास, 175 रुपए पे इन्होंने लेड को शॉर्ट कर रखा है। ताकि एक बहुत ही सीमित दायरे में चलने वाला कमोडिटी है, बेस मेटल है, लेकिन आज इसमें भी तेजी दिख रही है। क्या अगले हफ्ते आपको विजय जी क्या लग रहा है, नीचे की तरफ लेड की उम्मीद करें? 175 के आसपास इन्होंने शॉर्ट किया है। देखिए, नीचे के स्तर में हो सकता है गिरावट आए भी, तो 180-82 के आसपास इसमें सपोर्ट बेस बनता है। बहुत ज्यादा गिरावट का रुझान तो फिलहाल नहीं लगता है। 175 का जो शॉर्ट है इनका, वो काफी अग्रेसिव है, और मुझे लगता है अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें, संभावनाओं की बात करें, तो संभावना नुकसान करने की ज्यादा लग रही है। और गिरावट के दौर में ये 180 के आसपास जितना दाम जाता है करीब, वहां पर नुकसान एक बार भुगत लें तो बेहतर होगा।
एक दर्शक है महेश हैं हैदराबाद से, गोल्ड इन्होंने 50,125 रुपए में सेल करा है। केडिया जी क्या सलाह देंगे इनको? देखिए, जैसे हमारी उम्मीद थी पहले भी कि फेड के अपडेट के बाद और खास करके इन्फ्लेशन के नंबर के बाद ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ओवरऑल तो मुझे लगता है अभी भी ट्रेंड काफ़ी बुलिश है। जस्ट आज एक फ्राइडे है और ऑलरेडी जितने बड़े इवेंट्स होने थे ऑलमोस्ट वी हैव डिस्काउंटेड, तो मे बी थोड़ा पुल बैक अगर मिलता है तो एग्जिट करने की सलाह रहेगी। अभी तो मुझे लगता है कि जब तक ये 52,000 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, 52 से 52,600 का रेंज है। बट अगले हफ्ते जैसे मैं चांदी के लिए बता रहा था थोड़ा पुल बैक पॉसिबल है, बट वो 52,000 का लेवल तोड़ता है तो वर्स्ट इन केस 51,600, उसके बियॉन्ड मेरे को जाता हुआ नहीं दिखता। बिकॉज रुपए में जो मजबूती आई है वो अगले हफ्ते से मुझे लगता है रुपए में फिर से गिरावट बढ़ सकती है, जो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक गोल्ड को सपोर्ट करेगा। तो बेटर है कि एक बार निकल जाइए और 52,600 का स्टॉप लॉस लगा के जरूर रखिए, क्योंकि इसके ऊपर अगर निकल जाता है भाव तो और अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने मिल जाएगी। तो 52,600 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और ड्रॉप पे कवर करने की कोशिश कीजिए, शॉर्ट में ना रहिए। दर्शक हैं अभिषेक यशवंत हैं दिल्ली से, नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए? रविंद्र जी क्या सलाह देंगे नेचुरल गैस में इनको? नेचुरल गैस में मेरे हिसाब से 470 पे एक सपोर्ट लिया है प्राइसेस ने, लेकिन अभी भी आई वुड से कि इट इज स्टिल इन अ बैंड। अपसाइड जो है वो 520 पे कैप रहेगा, डाउनसाइड जो है वो 465 के आसपास एक फ्लोर बना रहेगा। अगर ये 520 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर हम कह सकते हैं कि इसमें फिर से एक अपमूव आ सकता है। अगर हम प्राइस एक्शन देखें तो 400 के आसपास एक बॉटम बनाने के बाद प्राइसेस ने 600 के ऊपर का एक हाई बनाया, उसके बाद फिर से एक थ्रोबैक आया है। तो मेरे हिसाब से 470 का एक अच्छा सपोर्ट बनेगा इसमें अभी, और अगर कोई भी डिप आता है फिर से अराउंड 480 या 485, आई थिंक इट्स अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। विंटर डिमांड के चलते भी आई थिंक नेचुरल गैस में लोअर लेवल्स पे सपोर्ट रहेगा, और 520 के ऊपर अगर निकल जाता है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि फिर से एक बार ही 580 से लेके 600 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो आई थिंक अंटिल 470 465 होल्ड्स ऑन द लोअर साइड बाइंग अपॉर्चुनिटी है। डिप्स में बाई कीजिए, या फिर अगर डिप नहीं आता है तो मेरे हिसाब से 520 के ऊपर सस्टेन करता है तो यू कैन गो फॉर अ बाई फॉर अ टारगेट ऑफ 550 और उसके बाद 580। ये सलाह है नेचुरल गैस को लेकर। अगले दर्शक हैं पवन है कानपुर से, जिंक इन्होंने 272 रुपए 80 पैसे पर खरीदा है। विजय जी क्या सलाह होगी इनके लिए? हाँ जी, तो जैसे मैंने कहा, आपने जो 3 धातुओं के नाम लिए थे उनमें कॉपर जो है वो सबसे ज्यादा तेज है। जहां जिंक का सवाल है, इसमें भी एक पुलबैक रैली तो आई है, लेकिन जैसे जैसे ये 275 277 के आसपास जाएगा वहां पर बिकवाली का माहौल बनेगा। तो आपने अगर लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो आपको जो ऊपर का जो एक मुनाफा वसूल करने का जो एक लक्ष्य है वो यहाँ से 3 या 4 रुपए के आसपास है। ऊपरी ओर पे मुनाफा वसूल कर ले, क्योंकि इस चार्ट में ओवरहेड सप्लाई है। ओवरहेड सप्लाई तब आती है जब ऊंचे दाम पर जो तेजी वाले पोजीशंस हैं वो फंस जाते हैं, और जैसे जैसे उनको अपना ब्रेक इवन यानी नो प्रॉफिट नो लॉस का जो स्तर होता है दाम का वो दिखता है तो वो पोजीशन से निकलने की चेष्टा करते हैं। और कॉपर के एवज में जिंक में जो है कारोबार भी कम होता है, लोअर लिक्विडिटी आइटम है, लो टर्नओवर आइटम है। इसमें इसी वजह से बिड और ऑफर स्प्रेड काफी वाइड होते हैं और दाम में उठक पटक भी ज्यादा होती है। तो 3-4 रुपए आपको अगर और मिलते हैं तेजी के पोजीशंस पर तो मुनाफा वसूली कर लें। यानी जो कॉस्ट का प्रेशर होगा, जो नीचे के लेवल पर जिनकी बाइंग होगी तो हर उछाल पे बेचने की कोशिश करेंगे तो सप्लाई प्रेशर आएगा, तो बेहतर होगा जो आपके बाइंग लेवल के से बहुत नीचे नहीं है, पास है, जब भी आपको मौका ऊपर में दिखे आप निकलने की कोशिश करें मामूली प्रॉफिट लेकर। चलिए अब कुछ एग्री मार्केट की कॉल ले लेते हैं। पवन है कानपुर से, पवन है हिसार से, हाजिर में अप्रैल 2022 तक के लिए ग्वार का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। क्या लग रहा है केडिया जी, अप्रैल 2022 तक के लिए ग्वार सीड का आउटलुक हाजिर के कारोबारी हैं? देखिए, मैंने पहले आपके चैनल पे कहा भी था कि नवंबर फर्स्ट वीक से गवार में एक अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिखाई देगा, और हमने एग्जैक्टली 4550 का लो लगकर मार्केट में अब रिकवरी आते हुए देख रहे हैं। मुझे लगता है एनर्जी क्राइसिस है जो सबसे बड़ा एक सपोर्टिव रहेगा गवार कॉम्प्लेक्स के लिए, और इंडस्ट्री भी रिवाइवल है। मार्च की जगह हम फरवरी तक का भी अगर व्यू लेके चलते हैं तो मुझे लगता है प्राइजेस
5800 से 6000 का जो रेंज मैंने पहले बताया था, वो मुझे लगता है कि आराम से दिखा सकता है। नो डाउट पहले हमने रिसेशन फियर के चलते इंडस्ट्रियल डिमांड में कटौती जरूर देखी थी, बट अब थिंग्स आर बीन स्लोली एंड स्टडीली इंप्रूविंग, क्योंकि जो वर्स्ट था वो ऑलरेडी हो चुका है। तो आई थिंक 5800 से 6000 तक के लेवल हम गवार सीट में फरवरी मार्च के दरमियान देख पाएंगे। अगले दर्शक है संजय यादव है अलवर से। सरसों को क्या रखें आगे, और मुनाफा होने की उम्मीद है या निकल जाए केडिया जी? देखिए सरसों की सोइंग सबकी एक्सपेक्टेशन थी काफी अच्छी होगी, बट आई वाज टोटली सरप्राइज कि लास्ट वीक के अगर डेटा देखें तो सोइंग में थोड़ी सी स्टेडीनेस या स्लोनेस देखी गई है, बट टाइमिंग अभी भी टाइम काफी बाकी है। 20 नवंबर तक क्लियरिटी मिलेगी सोइंग, बट एरिया वी आर एक्सपेक्टिंग कि सोया की मस्टर्ड की सोइंग अच्छी बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो जो ये रैली है वो अगले 15-20 दिन तक का सपोर्टिव है। मुझे लगता है फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर के बाद एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में फिर से गिरावट बढ़ेगी, खास करके मस्टर्ड में। तो बेटर है अगले 15-20 दिनों तक की जो तेजी है उसमें अपनी अगर लॉन्ग पोजीशन से तो निकलने की कोशिश कीजिए। 10-12 दिसंबर के बाद मुझे लगता है कि करेक्शन वापस आता हुआ दिखाई देगा, क्रॉप साइज अच्छी रहने की उम्मीद है। मोहम्मद फरहान है रामपुर से, मेंथा ऑयल का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। केडिया जी मेंथा को लेकर क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से सिंथेटिक मेंथा की सप्लाई घरेलू बाजार में बढ़ी है, इससे चिंता तो है। क्या लग रहा है आगे क्या होगा? देखिए सिंथेटिक मेंथा एक कंसर्न जरूर है, बट उससे ज्यादा जो कंसर्न था वो स्लो डाउन का था। मुझे लगता है चाइना रीजन से आज ओपन अप हुआ है, ये एक बूस्ट अप देगा मेंथा को आगे, बिकॉज विंटर्स इस बार सीवियर रहने की उम्मीद है और डिमांड भी अच्छी रहेगी। और टेक्निकली भी हमने देखा मल्टीपल ऑफ टाइम 950-960 के नीचे प्राइसेस हिस्टोरिकली अगर पिछले 3 साल की बात करें तो ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाया है। तो लो रिस्क कमोडिटी है आज की डेट में, मुझे ये लगती है ऊपर में 1020 का लेवल तोड़ती है तो 1080 तक के लेवल हम जनवरी एंड तक देख पाएंगे, बट स्टडी है एज ऑफ नाउ, क्योंकि पार्टिसिपेशन भी कम है। बट करंट लेवल से लेकर होल्ड करना चाहिए, ऐसा नहीं कि रिजल्ट आपको 10-15 दिन में दिख जाए, इसको टाइम लगेगा, महीना 2 महीना मिनिमम, बट 1080 से 1100 तक के भी लेवल हम देख पाएंगे जनवरी एंड तक। कि राजीव कुमार है, गेहूं मध्य दिसंबर तक जाना चाह रहे हैं कि कहां तक गेहूं का भाव जा सकता है? केडिया जी क्या लग रहा है? देखिए टोटल अभी एज ऑफ नाउ डिपेंडेंसी रहेगी हमारी करंट सोइंग पैटर्न कैसा है, क्योंकि सोइंग इस बार अच्छी उम्मीद है, जिसके चलते रिसेंटली हमने प्राइसेस में थोड़े प्रेशर भी बनता हुआ दिखाई दिया। बट ग्लोबल मार्केट में अगर हम देखें तो प्राइसेस में कहीं ना कहीं सपोर्ट कंटिन्यू बना रहेगा। यूक्रेन रशिया का जो कंसर्न फरवरी में स्टार्ट हुआ, ये कहीं ना कहीं स्क्वीज कंटिन्यू बना के रखेगा। तो एज ऑफ नाउ सोइंग का डेटा देखते हुए मुझे लगता है कि प्राइसेस में एक बार वापस 2500, 2480 तक के लेवल दिखा दे, लेकिन बड़ी गिरावट नहीं रहेगी। बट हाँ थोड़ा लंबा व्यू लेके चलते हैं फरवरी मार्च तक का, तो मुझे लगता है प्राइसेस वापस 2650 से 2700 तक के लेवल दिखा देगी। बाय ऑन ड्रॉप वाली कमोडिटी है, शॉर्ट ना करके चले। अगले दर्शक अभिषेक हैं दिल्ली से। केडिया जी आपके फॉलोअर हैं, पूछ रहे हैं कि केडिया जी से पूछिए कि गोल्ड ऑप्शंस में कोई स्ट्रेटजी है क्या उनके पास? देखिए एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि प्राइसेस के अंदर तेजी का रुख ही है, बट थोड़ा पुल बैक देख रहे हैं। तो बेटर अगर आप गोल्ड ऑप्शन में कर रहे हैं तो मुझे तेजी के लिए 51,500 का पुट बेच के चलिए। इससे होगा क्या, अगर अगले 15-20 दिनों में अगर मार्केट ऊपर भी नहीं आता है, ये रेंज में भी रह जाता है, तो डेफिनेटली इनको प्रीमियम इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट मिलेगा। तो मुझे लगता है 51,500 का पुट बेच के चलना चाहिए। रविंद्र जी एक सवाल है मेरे पास, भूषण जी का है पुणे से। 7,600 स्ट्राइक की क्रूड इन्होंने बाई की है, 128 के एवरेज पे 5 लॉट है, 16 नवंबर की एक्सपायरी है, क्या करना चाहिए इनको? 16 नवंबर का एक्सपायरी, मुझे नहीं लगता है कि 7,600 तक प्राइजेस आएगा, क्योंकि काफ़ी नज़दीक है एक्सपायरी। और मेरे हिसाब से थीटा डीके के वजह से इनका थोड़ा सा लॉस हो सकता है। एंड मेरे हिसाब से इसमें से निकल जाना चाहिए, क्योंकि वी जस्ट हैव 4-5 डेज। और अगर ये प्राइस ऊपर भी जाता है तो भी मेरे को नहीं लगता है कि ऑप्शन प्रीमियम बढ़ेगा बिकॉज ऑफ द थीटा डीके। तो आई थिंक इट इज़ बेटर टू एग्जिट। 1-2 दिन देख सकते हैं। अगर 7,400 तक लग रहा है मुझे प्राइजेस, वहाँ पे एक बार हो सकता है कि थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस आए, तो आई थिंक प्राइजेस वहाँ तक आता है तो एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए। अहम खबर की बात कर लेते हैं। हमारे साथ उस खबर पर बात करने के लिए सुरेश अग्रवाल साहब हैं, प्रेसिडेंट है मिल एसोसिएशन के। खबर ये आ रही है कि अब तुअर स्टॉक जारी करने का आदेश दिया गया है। सरकार ने राज्यों से दलहन स्टॉक पर नजर रखने को कहा है। राज्यों को नोडल ऑफिसर नियुक्त करने का आदेश दिया गया है। ट्रेडर्स, मिलर्स, इंपोर्टर्स, स्टॉकिस्ट को अब अपना स्टॉक बताना पड़ेगा और जो भी स्टॉक वो डिस्क्लोज करेंगे उसका मिलान भी होगा, उसकी जांच भी होगी। सुरेश जी क्या लग रहा है, इस खबर का क्या असर होगा? जी नमस्कार। अभी आज से 10 दिन पूर्व भारत सरकार से बातचीत हुई थी वर्चुअल मीटिंग पे,
तो भारत सरकार को ये चिंता है कि देश में इस बार अधिक बारिश से सोयाबीन है, उड़द है, तुअर है, इनके उत्पादन में कहीं ना कहीं जो भारत सरकार को देश से सूत्रों अनुसार, फीडबैक अनुसार जानकारी मिली है, उसमें ये कमी आई है कि उड़द का और तुअर का उत्पादन देश में कम हो रहा है। तो सरकार चिंतित है और सरकार की कीमतों को, चुनाव का समय है, कीमतों को कंट्रोल करने के लिए तो अभी सरकार ने एक बड़ा निर्णय करा है कि 1,65,000 मैट्रिक टन जो तुअर अपने साउथ अफ्रीका में, जिम्बाब्वे, केनिया, मलावी में जो अटकी थी उसको मंगाने का निर्णय लिया, वो जहाज भी आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की ये चिंता है कि कीमतें उड़द और तुअर में न बढ़े, क्योंकि उत्पादन घटा। ये तो स्पष्ट आंकड़े भारत सरकार के पास भी है, व्यापारियों के पास भी है। तो ये स्पष्ट है कि अधिक बारिश से उत्पादन में गिरावट आई है, तो वो बड़ी चिंता कर रही है। आज उसी के संबंध में ये नया आदेश निकाला है कि देश का ट्रेडर्स व्यापारी, बड़ी कंपनियां, दानमिल व्यापारी या अन्य व्यापारी जो तुअर में काम करते हैं, वो अपने स्टॉक का लेखा जोखा डिटेल ये पोर्टल पे दें। राज्य सरकारों को भी उन्होंने निर्देश दिया है और केंद्र शासित प्रदेशों को भी निर्देश दिया है कि तमाम व्यापारी जो आपके भारत में कोई भी राज्य में निवास करते हैं, उनकी जानकारी भारत सरकार को तुरंत कराएं। तो ये एक सरकार की चिंता है, मगर हम ये देखते हैं कि जिस प्रकार की परिस्थिति है, अधिक बारिश होगी तो नुकसान होगा, कम बारिश होगी तो नुकसान होगा। दलहन को उत्पादन बढ़ाने के लिए हमने सरकार को निरंतर सुझाव दिए हैं कि आप दलहन की वैल्यू 75 रुपीज से 80 रुपीज मेंटेन करें, तभी कि देश का किसान। ओके, सिर्फ नोटेड सर, नोटेड। दिक्कत यह है कि तुअर और उड़द यहाँ पर उत्पादन को लेकर यहाँ पर चिंता है और चुनावी माहौल है, ऐसे में सरकार को लगता है कि दाम कहीं ज्यादा बढ़ ना जाए, इसलिए स्टॉक पर नजर रखने के लिए एहतियातन इस तरह के कदम सरकार ने उठाया। उसी सिलसिले में इस तरह के नोटिफिकेशन जारी किए गए। शुक्रिया सुरेश जी, आपने वक्त निकाला। चलिए इस शो को यहीं खत्म करते हैं। शुक्रिया रविंद्र जी आपका, विजय जी आपका, केडिया जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और दर्शकों के सवालों के जवाब भी दिए और अगले हफ्ते की पूरी तैयारी में उनकी मदद भी की। तो ये इस शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि